नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्रातःकालीन सत्र में हम लोग अनुस्वार विसर्ग के प्रसंग में ही थे और अभी भी कुछ शंकाएं उसमें हैं ऐसा पता लगा, तो उनके शंकाओं का समाधान करते हुए आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। तो जो शंकाएं थी पहले उन्हें बता दीजिए, तो उसके बाद आगे के प्रसंग का आरंभ करते हैं। तो ये प्रश्न है आचार्य जी कि जो अनुस्वार है और विसर्ग है यहाँ पे बताया गया है, अनुनासिक की बात नहीं कही है, तो अनुनासिक का क्या अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो अनुस्वार पे निर्भर है? देखिए, एक तो अनुनासिक और अनुस्वार दोनों भिन्न भिन्न हैं। हम्म अनुस्वार स्वर पे निर्भर है, हम्म अनुनासिक स्वर पे निर्भर नहीं है। स्वर का ही एक भेद अनुनासिक वाला है। तो यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं, यहाँ तो दो एक ही लिखा, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए, जिस चीज के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं उनको अच्छा अनुनासिक की जरूरतें नहीं पड़ने वाली। अच्छा ठीक है। अच्छा सामान्य अवस्थाओं में अनुनासिक की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छा इसलिए वो इसमें बताए भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं, लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, इनको हम्म अनुनासिक से क्या ही लेना देना है। हम्म एक बात बताइए, हिंदी वर्णमाला में भी आपको अनुनासिक पढ़ाया जाता है क्या? नहीं हिंदी वर्णमाला में अनुनासिक है क्या? नहीं तो हिंदी में अनुनासिक का प्रयोग होता है क्या? नहीं नहीं होता है। नहीं, अनुनासिक का प्रयोग होता है, हाँ होता होता है। है। हाँ तो होता है। जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में होता है वो हिंदी वर्णमाला में ही ना हम्म हो, और हम्म जो वर्णमाला में ही नहीं है वो उस भाषा में फिर कैसे प्रयुक्त होगा, इस पे कभी प्रश्न नहीं आया। नहीं, जैसे मेरा कहने का यहाँ पे ये आचार्य वो है कि अनुस्वार है, बिंदी हुआ, लेकिन जब जैसे उसका प्रसवर्ण रूप आपने बताया, तो वो प्रसवर्ण रूप बन के चंद्र बिंदी के रूप में बन जाता है। तो वो वो तभी अनुस्वार बनेगा जब अनुस्वार अनुस्वार का होगा। होता है। जब अनुस्वार होगा तभी बनेगा। हाँ। तो अनुनासिक जो निकला वो अनुस्वार से ही तो निकला। ये मेरा कहने का नहीं मतलब। नहीं नहीं नहीं, आप सेकंड स्टेज समझ रहे हैं। जो स्वर अनुनासिक हैं वो थोड़ी अनुस्वार से अनुनासिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। स्वर ही अनुनासिक और अनानुनासिक है ना। आ ई उ रू हम्म ऋ ए ओ ऐ औ, ये जो 9 स्वर हैं, हम्म एक का ही मान लीजिए, जैसे आ का हम्म। हम लोग देख रहे थे तो यानी ये कि कह सकते हैं अनुस्वार और अनुनासिक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नहीं, दोनों अलग है, पूरक पूरक नहीं है। अच्छा अनुनासिक का अलग कॉन्सेप्ट है, अनुस्वार का अलग कॉन्सेप्ट है। अनुस्वार के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है, हम्म। अनुनासिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अनुस लेकिन जब हम अनुनासिक बढ़िया जिसको स्वर पढ़ते से हैं तो भिन्न उसको है। चंद्र बिंदी के रूप में बन जाता है अनुनासिक। देखिए, अनुनासिक स्वर से भिन्न है। हम्म अनुनासिक बोल रहा हूँ, अनुस्वार। अनुस्वार। अनुस्वार स्वर से भिन्न है, हम्म। लेकिन अनुनासिक स्वर से भिन्न नहीं है। स्वर का ही नहीं, एक अनुनासिक वेरिएंट कैसे है। तो नहीं, हाँ ये तो हाँ, समझ रहे हैं। नहीं, देखिए, मेरा तो ये कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि आपने बताया कि पुल्लिंग में अगर ल ऊपर बिंदी है पू के ऊपर, लेकिन जब उसे हम प्रसवर्ण करते हैं तो वो ल होकर के चंद्र बिंदी के रूप में आ जाता है। ला होता है। लंग, हाँ लंग। तो अ, तो अनुस्वार से जो अनुनासिक निकला, अनुस्वार से ही तो निकला। अब ये जो था आपका, जैसे अभी तक नहीं बदला ये है। ठीक है। हम्म हम्म अब इसी का अगर अलग अलग कर दो ताकि क्लियर रहे। हम्म हम्म ठीक है। हम्म अनुस्वार, अनुस्वार को हुआ परसवर्ण। ला परसवर्ण में क्या है? ला। ला, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब ये देखिए, ये जो अनुस्वार था, इस बिंदी। अनुस्वार को आज पर क्या आदेश हुआ? परसवर्ण, पर में क्या है? ला, तो ला। ला, हाँ। ला किसके स्थान पे हुआ? अनुस्वार के। अनुस्वार के स्थान पर, हाँ। अनुस्वार हम्म के स्थान पे अनुस्वार ही हम्म आदेश होगा। हम्म तो ला का हम्म। अनुस्वार है क्या? नहीं, पर अनुनासिक है।
क्योंकि जिसका आदेश होता है, एक बात बताओ, डीएम के स्थान पे कौन आएगा? डीएम ही आएगा। चपरासी तो नहीं ना आएगा, नहीं नहीं, हाँ। योग्यता रहती है ना, हम्म, वो बदलने के बाद भी वैसे ही रहेगा। हम्म, उसके स्थान पे आदेश हो रहा है हम्म, अनुसार। हो सकता है ये उदाहरण यहाँ पे उतना सटीक न बैठे, क्योंकि वहां कुछ पंक्तियां थी अनुस्वार के आदेश में। ठीक है, तो ला हम्म, आदेश हुआ, ला अनुनासिक ही होगा। हम्म, और जो रा वाला है हम्म, उदाहरण, रा चूंकि रा का अनुनासिक भेद नहीं है, नहीं, हाँ। इसलिए रा परे रहते अनुस्वार का परसवर्ण ही नहीं होता है। पर हाँ। ये शिक्षा ग्रंथों में बताया गया। हम्म, हा तो उसमें आता ही नहीं है, यही में तो हा आता ही नहीं, तो हा तो अपने हम्म, आप ही कट गया। हम्म, रा तो या में आता था, या में हम्म, आने के बाद भी अनुस्वार का परसवर्ण नहीं होता, क्योंकि रा का अनुनासिक है ही नहीं। सही नहीं, हाँ। तीन ही व्यंजन है हम्म, अवर्गीय में, या हम्म, व ल। हम्म, इनके अनुनासिक, और जैसे स्वरों के तीन भेद थे, दो हम्म, भेद थे ना, अनुनासिक और अननुनासिक, अनुनासिक, हाँ। वैसे ही या व ल, हम्म, इनके भी अनुनासिक और अननुनासिक भेद बनते हैं। हम्म, तो जब अनुस्वार के स्थान पे ये परसवर्ण होते हैं, तो वो या व ल ये होते हैं। कहें तो मैं, जैसे स्वर का आप देखे थे ना कि आ, हाँ, हाँ, है, हम्म, पहला वाला जो है अननुनासिक स्वर, दूसरा वाला अनुनासिक स्वर। हम्म, वैसे ही, अरे, या व, हम्म, उसमें नीचे हलंत तो नहीं लगाया, हलंत लगा देना चाहिए, नहीं तो हम्म, फिर गलत पकड़ लेंगे। किसको किसको बताते फिरेंगे भैया। क्योंकि हलंत नहीं लगाएंगे तो सोचेंगे इसमें भी स्वर था इसीलिए हो गया, कोई भरोसा नहीं रहा। तो एक तो स्वर का भेद आया, हम्म, अननुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर, हम्म, मतलब बिना चंद्रबिंदी चंद्रबिंदी वाला, ये उसका ही भेद था। हम्म, वैसे ही या जो है अननुनासिक या अनुनासिक या बोलेंगे यदि, तो या अच्छा, ये, अच्छा, ठीक है। वा वा, अच्छा, ठीक। ला ला। ल, ल, अच्छा, अब ठीक। इसका जो उदाहरण आप देखेंगे, मैं बताता हूँ, भले ही ये लिखा जाता हो, पर इसका उच्चारण आप करके देखिए, अथवा जो उच्चारण हो रहा है कभी उसको ऑब्जर्व करके देखिए, आपको क्या मिलेगा। जो लिखा है क्या ये कभी उच्चारण होता है? लगभग नहीं। हम्म, नहीं। हम्म, पर लिखा हमेशा यही जाता है ना। हाँ, ये लिखा जाता है। अब जब यही लिखा जाता है, तो दूसरा वाला बोला क्यों जाता है? कभी जिज्ञासा है? हम्म, क्योंकि देखिए, एक पद में तो संधियां नित्य हैं, हम्म, ये दो पद हैं। हम्म, ठीक है, तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण वा पदांतस्य, एक पद में तो नित्य ही होता है परसवर्ण। जैसे कहें तो कुछ उदाहरण बता दें, जबकि इसका प्रसंग नहीं है, फिर भी सही, सही। गंगा, हम्म, अब यदि आपसे ये पूछा जाए, अथवा किसी से पूछा जाए, इन दोनों में कौन सा सही है? दोनों सही है। दोनों सही है, हम्म, नहीं? वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन सच्चाई जो है, ये जो पहला वाला है, हम्म, गलत है। हाँ, गलत वही है, क्योंकि वो जो दोनों अनुस्वार जो होता है वो दोनों दग नहीं दोनों होता सही है, ये है। बोलने का क्या मतलब था? हाँ। मैंने आपको ये बताया गया था, वो बता दिया, क्योंकि ये चीज हमने भी उसको समझा, तो ये समझ आया कि पांचवें प्राण के साथ होना चाहिए उसका। अगर या तो नहीं, ऐसे लिखते वो दिनांक, ठीक है, दिनांक पे ठीक। लिखते हैं, न बिंदी अगर लिख देते अगर हैं बीच में। गंगा, अगर हाँ। गंगा मतलब पहला वाला गलत है,
तो नीचे में जो है संगम में कौन सा सही कौन सा गलत? तो ये जो ऊपर बिंदी लगा ये गलत हो सकता है और ये ग लगा हुआ नीचे ये सही है। हो सकता है, छोड़िए, क्लियर हम्म। बताइए, या तो इस बार या तो ये उस तो दोनों सही है। और हाँ, नहीं तो ये वाला सही है जो अंग के नीचे ग बना हुआ है। ये वाला ये वाला सही है। सही है ना? व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए ये सही है। हाँ, और ये वाला ये वाला नहीं, व्याकरण की दृष्टि से नहीं। हाँ ये वाला नहीं, और न ऊपर वाला ऊपर नहीं, वाला। यही तो भ्रम है। अच्छा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हम दीजिए। अब यदि आपको ये लगे कि हम्म। गंगा गंगा में पहला वाला गलत और हम्म। संगम में दोनों सही, ये कौन सा हम्म। लॉजिक है भैया? ऐसे कैसे मनमानी कर रहे हैं? हम्म। शंका हो सकती हम्म। है ना? हम्म। अब यदि इसमें थोड़ा सा विचार करें, इसी में उत्तर छिपा हुआ है कि गंगा और संगम में क्या अंतर है शब्द की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से नहीं। शब्द की दृष्टि से गंगा और संगम में क्या अंतर है, देखिए। रीजनिंग बहुत करते हैं, थोड़ा लेकिन यहाँ अगर कर स लीजिए। देखेंगे तो स के ऊपर बिंदी है तो उसका तो कोई वही नहीं है, अनुस्वार नहीं है उसका, ये देखा जाए तो। थोड़ी रीजनिंग यहाँ भी करके आनंद लीजिए। क्योंकि यहाँ तो ये गंगा, वर्गीकरण देखिए, बताया गया। गंगा और संगम में क्या अंतर है शब्द की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से नहीं। नहीं ये तो नहीं समझ में आ रहा। और किसी को? स अवर्गीय में आता है, ग नहीं, वर्गीय में आता है। वो लक्षणी थी। नहीं। ये हर जगह वर्गीय वर्गीय थोड़ी लगता है। गुरु जी आपने मतलब बताया था कि जो शाखा सा होता है उसमें अनुस्वार ही रहेगा। ये सा के बाद गा है महाराज, काहे टेंशन ले रहे हैं? नहीं समझ में आया ना? बताता हूँ। गंगा एक ही पद है, संगम दो पद है, सम उपसर्ग है, गम धातु के बाद अच्छा। बना हुआ शब्द है, दो हुआ ना, और हम्म। उपसर्ग स्वयं पद है। हम्म। तो दो पद मतलब हुए, जहाँ दोनों नहीं मतलब मिले तो संगम कहा गया। संगम पदांत विधि, गंगा अपदांत विधि, अपदांत विधि में परसवर्ण नित्य, पदांत विधि में विकल्प वा पदांतस्य। पकड़ में हम्म। आया? हम्म। क्या पकड़ में आया? यदि पदांत विधि है तो अनुस्वार का परसवर्ण विकल्प से होगा तो दोनों सही होगा। अपदांत विधि है तो नित्य परसवर्ण होगा, तो गंगा अपदांत विधि है, वहां नित्य ही परसवर्ण होगा, अनुस्वार लिख दिया जाए तो गलत माना जाएगा। तो गलत ही है, मानना क्या है? क्लियर हुआ? देखना हो तो अनुस्वारस्य यही परसवर्ण वा पदांतस्य, दो में से कोई भी एक सूत्र देख लो, क्लियर हो जाएगा। जबकि अनुस्वारस्य यही परसवर्ण का ही पूरक सूत्र है वा पदांतस्य, क्योंकि दोनों से ही ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है। ठीक है। संयोग में अब बताइए क्या है? पदांत विधि है, अपदांत विधि है? अब ये तो आप आगे का पूछ रहे, इतना हमें जानकारी नहीं है। संगम पदांत विधि है, अपदांत विधि है? नहीं समझ में आया? संगम में एक पद है या दो पद है? पद तो जानते ही हैं, पदच्छेद भी करते ही हैं। तो संगम में कितना पद है, एक या दो? अब पद ही तो नहीं मालूम है कुछ भी। पद एक सुप्तिगंत- दो। सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। और ऐसी स्थिति में संगम में कितने पद हैं, एक पद है या दो? अब प्रसंग उठा लिए तो बिना व्याकरण के तो इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे। ये नहीं दो आप पद हल्के से है, बताइए, बाकी आगे तो अभी दो चलेगा तो दो समझ पद में आ दो जाएगा। पद हैं, तम उपसर्ग वाला और गम। ठीक है। संयोग में भी सम उपसर्ग है और युद्ध धातु घय प्रत्यांत से जो योग है, तो वो क्या हुआ, एक पद या दो पद?
हाँ, 2 पद हुए। तो 2 पदों के बीच में जब संधियां होती है तो उनको पदांत विधि कहा जाता है, और एक पद के अंदर ही जब संधियां होती है तो उनको अपदांत विधि कहा जाता है। पकड़ में आया? अच्छा, ठीक ठीक, एक समझ कई गया। पद में खेला, अच्छा, अपदांत विधि। उपसर्ग पहले लगेगा, प्रत्यय बाद में लगेगा। वो उपसर्ग हो या कुछ और हो, फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा। 2 पद होने चाहिए, हम्म। फिर चाहे समास हुआ हो या कुछ और हुआ हो, फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं ना कि हर जगह उपसर्ग के कारण ही 2 पद बन रहे हैं। हम्म। तो गंगा एक पद है, क्योंकि एक पद के अंतर्गत ही अनुस्वार का परिवर्तन हो रहा है, और संगम में सम अलग है, गम अलग है, तो 2 पदों के बीच में अनुस्वार का परसवर्ण है ना, तो वो पदांत हम्म। विधि है। 2 पदों के इसमें बीच दोनों होने वाली सही है, संधियां, दोनों सही है। वहां विकल्प है, तो वहां दोनों सही हैं। पर जहां हम्म। अपदांत है वहां नित्य है, नित्य होने से परसवर्ण वाला ही सही माना जाएगा। अगर गलती से किसी ने टाइप में सहजता सरलता के लिए अनुस्वार ठोक दिया, गलत कर दिया, हिंदी में तो आजकल गंगा अनुस्वार ही लिखा जा रहा है, हम्म। गलती से शायद कोई ङ लिखता हो, हम्म। और हिंदी का अनुपालन करते हुए संस्कृत हम्म। में भी जो लोग लिख रहे हैं वो भी हर हर महादेव कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि ज्यादातर हिंदी में देखा भाई तो संस्कृत में भी वही कॉपी पेस्ट मार दिया, हम्म। जबकि होगा नहीं ऐसा। अब यहाँ जो 3 आए या वाला, इनमें जब होता है तो परसवर्ण विकल्प से है। हम्म। अब आप संधियों की सूक्ष्मता वाली बातें पूछे हैं, प्रसंग जो है प्राइमरी वाला चल रहा है। लगभग इन प्रश्नों के अथवा इस तरह के प्रश्न जो हैं वो सिद्धांत में खोले गए हैं, ज्यादा डीपली सिद्धांत कौमुदी वाले क्लासेस में है। नहीं, अब बस को तो हल्का से बताइए, बाकी तो आगे सब क्लियर हो जाएगा। बस हम थोड़ा सा दिमाग में ठीक विचार है, आया तो वही पूछ लिए। संयोग में 2 पद हैं, हाँ। इसलिए अनुस्वार का परसवर्ण होना वैकल्पिक है। तो हम्म। लिखने में लोग अनुस्वार लिखते हैं, पर हम्म। बोलने में तो परसवर्ण करके ही ना बोल रहे हैं। हम्म। आप संयोग का अगर वाचन कभी पकड़े तो हम्म। लगभग आपको ये वाला मिलेगा, संयोग हम्म। मिलता है ना, हम्म। संयोग ऐसा मिलता है, संयोग नहीं हम्म। संयोग, अनुस्वार के साथ या का भी हल्का टच रहता है ना, हम्म। संयोग हम्म। होता है ना। हम्म। तो लिखने में भले ही अनुस्वार लिखा गया हो, बोलने में लगभग आपको परसवर्ण वाला ही मिलता है। नहीं लगा। और वो दूसरे में विवाह में भी है, जैसे संवत्सर, हम्म। संवाहक, हम्म। संवेदना, ये सारे हम्म। शब्द परिचित ही हैं। हम्म। संवेदना हो चाहे संवाहक हो संवत्सर हो, इसमें अनुस्वार का उच्चारण कैसा हो रहा है, वहाँ सम अनुस्वार के साथ वा भी है ना, मतलब वा में अनुनासिक लगा है, अनुस्वार तो नहीं है। संवेदना है ना, समझ, हाँ। संवाद, हम्म। संवाद में इसी वा के चक्कर में कुछ लोग SAM लिखना शुरू कर दिए हैं, यम नहीं है संवाद। वो सं, अनुनासिक वा है, संवाद। संवाद। संवाद, अच्छा, और संवाद। हर चीज को इंग्लिश में लिखा नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हम्म। उनकी अपनी लिमिटेशन है। 26 हम्म। के अंदर बेचारे बंधे हुए हैं, संस्कृत हम्म। थोड़ी बना हुआ है। उनके हम्म। पास अनुस्वार के लिए केवल 2 वर्ड्स हैं, एन और एम। हाँ, है संस्कृत नो है। में हम्म। वर्गीय व्यंजन 5, हम्म। हम्म। अवर्गीय के 3, हम्म। अनुस्वार हम्म। खुद अपना है ये है, हम्म। तो 5 3 8 1 9। हम्म। अब 9 प्रोनाउंसिएशंस के लिए 1 2 स्पेलिंग आप रखोगे तो कैसे मैनेज करोगे? हम्म। ये तो वही है, रिश्तेदार चाहे जितने हो, अंकल आंटी सिमट गए। हम्म। तो इनके साथ वर्णों का भी वही हाल है, कि भले आपके पास 8 9 वैरायटी हो, हमारे पास 2 ही हैं, आप उसे में आंटी अंकल की तरह एन और एम पे हर हर महादेव करते रहो, अपना काम बनाते रहो, और ऐसे ही भ्रमित होते रहो, क्योंकि ऑप्शन से नहीं है उनके पास, है कि नहीं? हम्म। आगे चला जाए, अभी भी कुछ बाकी रह गया? अच्छा, दूसरा एक उच्चारण था ये, जैसे आपने ऊपर में लिखा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग कि पुलिंग? ओके, ये वाला पूछ रहे हैं। हाँ, ये उच्चारण हम पूछ रहे हैं कि उच्चारण क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए अनुस्वार का ल हो गया, तो पुल्लिंग की पुल्लिंग? देखो, अगर अनुस्वार ही बोलना चाहे तो पुंलिंग, पुंलिंग थोड़ा गैप करना पड़ेगा आपको हल्का सा। अच्छा, ठीक। जबकि लगभग आप देखें तो पुल्लिंग का जो उच्चारण हो रहा है
वहां अनुस्वार का उच्चारण कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता। क्यों? हाँ सहज रूप में जो होता है लोग वही करना हाँ चाहते हाँ, हैं। उसी को। हाँ। ठीक है, ढलान में कोई चढ़ाई वाला प्रेशर नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि अपने आप पे ठीक। गाड़ी भाग रही है। तो जहाँ संधियां स्वतः हो रही है, स्वतः वहाँ इत्यादि का उच्चारण हो जा रहा हो जा रहा है, वहां काहे अनुस्वार करके मैनेज करना है? तो ठीक। पुल्लिंग अपने आप ही हो जाता है। संवत्सर अपने आप वहाँ हो जा रहा है, वहां काहे अनुस्वार करके लफड़ा बढ़ाना है? ठीक। अब लिखने में कोई वो वा लिखो फिर चंद्रबिंदी लगाओ, उसमें थोड़ा अधिक परिश्रम हो जाता है। तो लिखने में सरल यूज किए, बोलने में सरल यूज किए, लिखने में अनुस्वार लिखना सरल लगा, बोलने में वहाँ बोलना सरल लगा। तो जो सहज था उसका प्रयोग बढ़ता गया। एक उदाहरण कहो तो और दो मजेदार, उससे भी आप अनुमान कर सकते हैं और उसी से कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। जैसे ये पदच्छेद है, ठीक है, देखे तो होंगे ही, ऐसा तो है नहीं लिखा रहता नहीं। ईटा में लिखा हुआ है। हाँ, है, दोनों ही उदाहरण बनते हैं, पर आपको दिखता कौन सा है? पहला वाला। दूसरा वाला गलती से भी कहीं दिखा क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, दूसरा वाला होता ही नहीं है। होता है ना, पर दिखता क्यों नहीं? अगर होता है तो कहीं तो दिख जाता है, किसी गली गलियारे में कहीं ना दिखता। तो इस प्रकार का जब आप अनुशीलन करेंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? भले ही आपके पास पेट्रोल और ईवी हो, पर लगभग आप ईवी से ही चलना पसंद करेंगे नहीं? ये घर विचार हो जाती है, मजबूरी में कभी पेट्रोल निकालना पड़े, लंबी यात्रा हो, है ना? दोनों ही रूप उपलब्ध हैं, वैकल्पिक हैं। वैकल्पिक होने के बाद भी दो में से कोई एक ही प्रचलन में है। तो प्रयोगों को देखते हुए क्या पकड़ में आता है कि विसर्ग का जो विसर्ग मान लीजिए, चाहे राम मान लीजिए, उसका जो पैटर्न है, हम लोग डायरेक्ट एक सीधी पंक्ति में बोल देते हैं विसर्ग लोप हो गया, बोलते हैं ना? जबकि विसर्ग का डायरेक्ट लोप नहीं होता है, रू को या का विकल्प से लोप होता है। ठीक है, तो या का ही लोप होता है लोपासा गल्लेस से, और वो लोप वैकल्पिक होता है। तो जिस पक्ष में लोप होता है अर्जुन उवाच, और जिस पक्ष में लोप नहीं होता है अर्जुन युवाच। और उदाहरण यदि देखना हो तो वही शब्द हर इह विष्णवी आपको मिल जाएगा। लोपासा गल्लेस में देख लीजिए। और डिटेल में जाना हो फर्स्ट स्टेज से तो भो भगो अघो अपूर्व से यो से सूत्र पढ़ लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। भो देवा भगो नमस्ते अघो याही इत्यादि, देवा यह इत्यादि आपको उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक। तो ऐसे अनेकों उदाहरण जब आप देखेंगे तो आप उस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि कई सारी वैरायटीज उपलब्ध होने के बाद भी हम कौन सा यूज करें। तो जो प्रचलन में ज्यादा है, और अगर कोई प्रचलन में ज्यादा है तो कुछ तो वैशिष्ट रहा होगा, जो एक वाला ही प्रचलन में आया दूसरा साइलेंट मोड में चला गया, कुछ तो उसके एक्स्ट्रा फीचर रहे होंगे ना। नहीं तो यही क्यों आता, वो क्यों नहीं आता? उच्चारण वाले में आप देखेंगे तो संवत्सर, संयोग, पुल्लिंग इत्यादि बोलने में परसवर्ण वाला आसान है, तो फिर उसको एक्स्ट्रा फीचर मिले। पर वही जब लिखने की बात आए तो डॉट मार देना इजी लगा, तो लिखने में अनुस्वार वाला फीचर सहायक बना, तो लिखने में वो चल रहा है, बोलने में ये चल रहा है। अब इसको ऑब्जर्व करें तो ही पकड़ में आएगा, ये तो कहाँ इतनी छोटी बातें पकड़ में आती है। और दूसरा ये प्रश्न है आचार्य जी कि जैसे आपने यंग यंग और अंग बताया, आपने कहा कि एक वर्ण दो वर्ण का मतलब क्या, एक मात्रा काल दो मात्रा काल, ये कहाँ बताया? ये आपने पिछले सुबह वाली क्लास में कहा ना कि एक मात्रा काल दो मात्रा काल, एक मात्रा दो, अरे एक वर्ण दो वर्ण, हाँ सॉरी, एक वर्ण दो वर्ण, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, जैसे आ अंग, हाँ चंद्र चंद्र बिंदी वाला, दूसरा आ यही प्रश्न था ना कि जैसे और आ और अंग, एक अंग हो गया आ आपका। और दोनों में क्या भेद है? अथवा दूसरा
ये अगर दे दिया नहीं, जाए। आपने कहा एक वर्ण दो वर्ण, तो अंग वाले को कहा दो वर्ण और नीचे वाले को कहा एक वर्ण, इसका क्या मतलब है? मतलब वही मात्रा काल से बताइए संबंध है क्या इसका? कि अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें क्या है और इसमें क्या डिफरेंस है, जबकि देखने में दोनों लग रहा है कि आप पे बिंदी है, आप पे चंद्र बिंदी है, तो हमको दो की प्रतीति होती है, हम्म होती है ना, हम्म जबकि ऐसा है नहीं। आ और अनुस्वार ये दो हैं। आ दो दो और मतलब अनुस्वार। क्या ये, मतलब दो क्या, मात्रा वर्ण क्या, नहीं समझ में आ रहा है ये। वर्ण कहने के लिए ये जो हम्म अंग है जिसको हम हम्म अनुस्वार बोलते हैं, हम्म। वर्णमाला में तो अनुस्वार नहीं है ना, अनुसार नहीं दिया, न दीर्घ में न हर्ष में दिया हुआ है ये। वर्णमाला में तो अनुस्वार है ही नहीं, विसर्ग भी हाँ। नहीं है। विसर्ग इसलिए नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अयोगवाह कहा जाता है, हाँ। अयोगवाह सुने होंगे। हम्म और हिंदी वर्णमाला में तो कई चीजें जोड़ दी गई हैं, और हम्म वैसे भी आप देखेंगे तो कुछ चीजें वर्णमाला में नहीं है लेकिन शब्दों में हैं, हम्म है ना। हम्म आगे वो भी बता देंगे कि कुछ ऐसी प्रसिद्धियां हो गई हैं, अगर गलती से हम उनको सब हिंदी वर्णमाला में देखने जाएं तो पता लगता है कि भैया ये वर्ण तो हिंदी वर्णमाला में है ही नहीं है, और उनके शब्द चल रहे हैं। जैसे हमारा घोड़ा चल रहा है, हम्म घोड़ा में जोड़ा है। अब हिंदी के वर्णमाला में ढूंढे अगर, तो काखा गा घंगा चाचा जा झैया टाठा डढाना तथा ता धना पफ बमा यावर अलया छतरंगिया अनाथ कहीं हम्म मिलवे नहीं किया घोड़ा वाला। हम्म तो घोड़ा वाला अड़ा आखिर है कहाँ, और जब है नहीं तो हिंदी में आया कहाँ से। हम्म सड़क। सड़क, हाँ, ये यही सब अब कंफ्यूजन होता है। सड़क का अड़ा, भाई जब हाँ, अड़ा। वर्णमाला में नहीं है तो कहाँ से आ गया, हाँ, शब्द पे कहाँ से आ गया। और अगर अड़ा है तो फिर डग नीचे बंदी क्यों दे रहे हैं फिर वो? हाँ, वही बात है ना कि भाई उसके नीचे जो आप देख रहे हैं टावर के बारे में, तो उसका हम्म, उच्चारण देखिए, ट ठ ड ढ अण। अड़ा। सड़क में जो बोल रहे हैं अड़ा, वो डा से अलग है ना। हाँ, डस अलग है। तो डा और अड़ा एक तो नहीं है, हाँ, एक तो नहीं है। और अगर डा और अड़ा अलग अलग है, अड़ा आप हम्म बोल रहे हैं, तो वर्णमाला बड़ा कहीं नहीं है, हम्म, वहां भी तो होना चाहिए। हाँ, वहाँ भी होना चाहिए। भाई बीज है तब ना उससे कुछ उत्पन्न होगा, हम्म बीज ही नहीं फैलाते चले जा रहे हैं। हम्म आरंभ तो वर्णमाला में कुछ होगा तब ना उसके संयोग से शब्द बनेगा, शब्दों से वाक्य बनेगा, वाक्यों से फिर बाकी चीजें होंगी। मूल इकाई ही नहीं है तो फिर आगे विकास कहाँ से आ रहा है। इस पे कभी जिज्ञासा गई। नहीं, पूछने वाले थे तो जब व्यंजन वाला शुरू, तब उसमें आप पूछता भी तो, और व्यंजन है, बहुत सारे प्रश्न है मेरे अभी तो, पहले स्वर तो क्लियर कर लें। तैयारी तगड़ी की हो नहीं। नहीं, ये वर्षों की कंफ्यूजन है उसको दूर करना। बहुत सारे प्रश्न है अभी देखो, व्यंजन में भी। मैं हिंदी के लफड़े में ज्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि हिंदी नहीं भले नहीं। हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा होने के देखो। कारण ठीक है, जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते समझते हैं, पर जो स्टडी है वो संस्कृत की है। तो संस्कृत तो भाई अगर पढ़ लिया तो फिर हिंदी तो अपने आप क्लियर हो जाती है। हाँ, लेकिन उसमें हिंदी का एक एक नया तर्क मैं पिछले 2-3 साल पहले सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैं कहा अब वहां जो मिले सब सही है। वो तर्क ये था कि कोई शब्द हिंदी में 10 साल तक यदि चल जाए और कोई कुछ ना बोले तो फिर वो शब्द प्रामाणिक हो जाता है। हम कहे भैया संस्कृत में तो ये फीचर ही नहीं है। तुम चाहे लाखों करोड़ों साल से बोलते आ रहे हो, पर अगर गलत बोल रहे हो तो गलत ही माना जाता है, वो कभी बदलता ही नहीं है। हम्म हिंदी महान है कि 10 साल तक तुम मैनेज करवा ले जाओ फिर तो संविधान बन जाएगा उसका, है हम ही सही। हम्म हम्म तो मैं कहा अब हिंदी में बुद्धि लगाना, दीवाल पे सर फोड़ना, दीवार तो नहीं फूटेगी, सर फूट जाएगा। हम्म तो काहे को सर फोड़ना है भाई, सर को बचाओ दीवार को बचाओ, दोनों को रहने दो। तो मैं फिर उसके बाद उस पर चर्चा करना छोड़ दिया, मैं कहा हटाओ, दिमाग का दही करने वाली बात है। क्योंकि कुछ शब्द मुझे, मैं जब था ना, कुछ करेक्शन थे मेरे सामने, मुझे दिए गए थे, मैं देखा तो मैं करेक्शन लगा दिया था। बाद में मुझे बोली ये भी सही है, ये भी सही है। मैं बोला सही होने कुछ तर्क तो बता दो, क्योंकि मेरा करेक्शन तो ग्रामर, ये संस्कृत ग्रामर के आधार पर चलता है। हिंदी तो हम लोग लिखते पढ़ते बोलते हैं, वो अलग बात है। अब उसमें लगता है कि सही है गलत, और लगभग वो अनुमान सही निकल जाता है। संस्कृत में तो प्रूफ है, सूत्र हैं, व्याख्याएं हैं, ग्रंथ हैं, टीकाएं हैं, बस उनके बस आधार पर यही तो पकड़ मुझे भी लेते हैं। जानना है कि भाई क्यों हो रहा है।
सही चीज को पकड़ना है। संस्कृत का तो मैं बता दूंगा क्योंकि उसका मेरे पास है। हिंदी का मैं अनुमान से बता पाऊंगा नहीं, क्योंकि वो आप बताइए, वो तो क्लियर हो हिंदी जाएगी दिक्कत मातृभाषा नहीं। होने के कारण और जितना हम लोग बचपन से पढ़े लिखे देखे समझे हैं उसके आधार पर बता पाएंगे। लेकिन अब उनके जो अलग अलग रिसर्च हैं और वो जो कुछ ढूंढ ढूंढ के ले आए हैं वो वही बताएं, ज्यादा अच्छा रहेगा जो हिंदी के टीचर्स हैं। हाँ, संभावनाएं मैं आपको बता दूंगा और वो आप भी मुझे बता ही रहे हैं, मैं ना भी बताऊं तो क्या ही फर्क पड़ता है। संकलन तो आपके पास पहले से है ही है। देखेंगे जितना संभव होगा, संस्कृत के आधार पर जितना मिलेगा बता दूंगा। और नहीं, मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो उसको बस साला सोल्यूशन जानना है कि हाँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस बाकी और लगभग संभावना है कि मिल जाएगा। नहीं। और जो संभावना है, जैसे अब जैसे सड़क का मान लीजिए, घोड़ा मान लीजिए, अब हिंदी वर्णमाला में ड़ा नहीं है पर शब्दों में ड़ा मिलता है, जैसे तो वो ड़ा उसको आखिर आया द्विगुणित कहाँ से? व्यंजन में शामिल किया है गुरुजी, हाँ, द्विगुणित व्यंजन में वो शामिल है। वही कुछ वैरायटी, मतलब वर्णमाला के अलावा कुछ जोड़े हैं ना वो। जी, अलग से उसको जोड़े हैं, द्विगुणित वही व्यंजन बोलते हैं उनको। तो वो आप उसको देखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मूल वर्णमाला जो है उसमें नहीं है। जैसे संस्कृत में देख लीजिए, अब अनुस्वार मूल में है क्या? मतलब जो माहेश्वर सूत्र है उसमें अनुस्वार है क्या? नहीं है। अयोगवाह के अंतर्गत आए। विसर्ग है क्या? नहीं है, नहीं है, अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत आए। वैसे ही हिंदी वर्णमाला में भी, वर्णमाला में जो चीजें नहीं है उसका एक दूसरा, जैसे संस्कृत में अयोगवाह बताया गया, हिंदी में भी कुछ होगा ही। अब जो हिंदी के स्पेशलिस्ट हैं वो बता देंगे। तो मैं ज्यादा हिंदी में उतना करता नहीं हूँ क्योंकि मातृभाषा है, समझ लेते हैं। कुछ गलत होता है, झलकता है, हाँ ये कुछ अजीब लग रहा है, कहाँ सारी भाषाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। बाकी तो ये अतुलेश जी हैं, हिंदी क्लियर कर देंगे, अच्छा, अनुभवी है हिंदी नहीं। नहीं है गुरुजी, संस्कृत हिंदी की व्याकरण की किताब में। हाँ, नहीं है मैं कहाँ कह रहा हूँ, जैसे संस्कृत में योग वाह है वैसे वहां भी है, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। यानी वो तो वहाँ हिंदी में भी है गुरुजी, क्योंकि अयोगवाह के अंतर्गत विसर्ग, अनुस्वार, उपध्मानी और जीवामूली, ये चारों को बताया है उसने वहाँ हिंदी में, हिंदी में अयोगवाह। पर हिंदी में अयोग वाह में जो उपध्मानी और जिह्वा मूली दिए, उसका हिंदी में कहीं यूज होता भी है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ वहाँ दिया हुआ है। अतुलेश जी, व्याकरण की हिंदी पुस्तक में, में, हिंदी व्याकरण की पुस्तक में हिंदी है में वो, शायद हो सकता है जिह्वा संस्कृत के मूली पाठ्यपुस्तक में उपध्मानी दे का दिए हों, उदाहरण दिखता है एक कहीं? जानकारी के लिए। ठीक है, जब आएगा देख लेंगे, कोई बात नहीं। कितना क्लियर हुआ? नहीं तो ये बताइए क्या मतलब, जैसे एक वर्ण दो वर्ण आप जो बता रहे थे, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। देखिए, वो जिससे अयोग वाह बताया गया, हाँ। अयोग वाह मतलब आ के सहयोग से जिनका उच्चारण होता हो, अच्छा। वो आप उसमें भी लक्षुदान में भी देखे होंगे, तो आया था अंग अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। अंग अह मतलब अनुस्वार और विसर्ग, ये अच के बाद ही उच्चारण करने योग्य होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अनुस्वार और विसर्ग का अनुनासिक के साथ ऐसा कोई रोल नहीं, क्योंकि अनुनासिक स्वर का ही भेद है। जैसे तो स्वर का भेद, जैसे स्वर का भेद है ह्रस्व दीर्घ प्लुत, है ना? तो अब ह्रस्व को और दीर्घ को उसमें क्या बोलेंगे? ह्रस्व एक वर्ण है और दीर्घ दो वर्ण है, प्लुत तीन वर्ण है, ऐसा बोलेंगे क्या? ऐसा तो नहीं बोलते ना। नहीं। उसमें क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, यही बोलते हैं। अथवा ह्रस्व अ, दीर्घ अ, प्लुत अ, यही बोलते हैं। वैसे ही उसी का दूसरा भेद है, अनुनासिक अ, अननुनासिक अ। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन, और तीन दूनी छः। तीन, कितना हो गया? छह। छः। तीन दूनी तो क्या बोल दिया मैं, गड़बड़ हो गया। क्योंकि ह्रस्व का अनुनासिक अनुनासिक, दीर्घ का अनुनासिक अननुनासिक, प्लुत का अनुनासिक अननुनासिक, 6 हो गए। 6। और उसी में जब वो जोड़ देंगे उदात अनुदात और स्वरित, तो 6 3 6 त्रिका चेंज हो 18। जाएगा, 18 हो जाएगा। तो वही स्वर के 18 भेद बताए गए हैं। अब सामान्य रूप से यहाँ आपको उदात अनुदात स्वरित की जरूरत नहीं है, वो वेदों के लिए है। सामान्य से आपको वेद में जाना नहीं है। तो 12 तो हटा दीजिए,
प्लुत का भी लगभग प्रयोग नहीं मिलता है, लगभग यहाँ प्लुत के बारे में नहीं बताते, जबकि संबोधन में प्लुत की जरूरत पड़ती है जब आपने किसी को ये संबोधन कहा करते हैं ना। ये जो है इसमें अयुग्वा हो गया, स्वर हो गया। आपने वर्ण की बात की, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, एक वर्ण दो वर्ण, अंग को आपने दो वर्ण कहा और को आपने एक वर्ण कहा, तो ये थोड़ा कंफ्यूज। वर्ण का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखिए मतलब जो अक्षर। है, आ जो है स्वर का ही भेद हुआ ना, हाँ हाँ जैसे ह्रस्व दीर्घ हुआ, जैसे हाँ बताता हूँ। हम्म, हे राम, अ हम्म, अ हम्म, अ हुआ, हम्म, हम्म, वैसे ही हम्म, हम्म, हम्म। ये आके कितने भेद हो गए, एक दो तीन और उसका तीन तीन छह, छह भेद हो गए। जबकि अगर प्लुत वाला हटा दिया जाए तो तो चार ही हो गए। चार। लगभग हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ह्रस्व दीर्घ, रस देख, हाँ। प्लुत में जाते नहीं, हम्म, अनुनासिक अनुनासिक में जाते ही नहीं, जबकि वो हम्म, स्वर का ही भेद है। हम्म, तो जैसे ह्रस्व आ को एक और दीर्घ आ को दो नहीं बोलते, हम्म, नहीं बोलते ना कि हम्म, ह्रस्व आ एक मा, क्या बोलते हैं, ह्रस्व आ में एक वर्ण है, दीर्घ आ में दो वर्ण है, ऐसा तो नहीं हम्म, बोलते, हम्म, लॉजिक भी नहीं है। हम्म, वैसे ही आ और आ हम्म, में दो है, नहीं एक हम्म। ही है, एक ही, हाँ। क्योंकि वो उसी का भेद है, अनुनासिक और अनुनासिक, जैसे ह्रस्व दीर्घ भेद होता है, वैसे हम्म, अनुनासिक और अनुनासिक भेद होता है, वो दो थोड़ी है। हम्म। और अंग, अंग में आपने कहा दो वर्ण है। हाँ, क्योंकि वो अनुस्वार है, अनुस्वार के उच्चारण के लिए आ की आवश्यकता है अथवा आ के सहयोगी की अपेक्षा है। अच्छा, ठीक। तो जैसे किसी के विसर्ग, साथ आ जाएगा तो वो दो वर्ण का हो जाएगा, इसका मतलब। जैसे अंग और ये बताया गया, वैसे ही जैसे यहाँ भी था ना वो अंग, हम्म, आहा, हाँ, ये दो दो हैं, दो दो कैसे हैं, ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार के उच्चारण के लिए आ की आवश्यकता है या आ अच्छा, के ठीक सहयोग ठीक, की समझ अपेक्षा गया। है। मतलब वैसे ही बिंदी और अ दोनों को मिला के दो वर्ण हुए हैं। या ये जो दो बिंदु जिसको हम लोग विसर्ग बोलते हैं, इस विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग के उच्चारण के लिए अ की आ आवश्यकता के उत- सहयोग की अपेक्षा है। पड़ती है। तो तो दो वर्ण अगर हो। किसी को किसी की सहायता है तो मतलब हाँ दूसरे की सहायता, मतलब क्या पहला कोई है, हाँ, पहला कोई, हाँ, ठीक ठीक, समझ गया। ठीक। अगर विसर्ग के उच्चारण के लिए आ के सहयोग की अपेक्षा है तो इसका मतलब हम्म, विसर्ग अलग है, आ अलग है। हम्म, अनुस्वार के उच्चारण के लिए यदि आ के सहयोग की आ मतलब कोई भी हो स्वर, आ ई उ हम्म, ई, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी हम्म, स्वर की अपेक्षा यदि हो रही है, मतलब क्या है, अनुस्वार अलग है, स्वर अलग हम्म, है ना। ठीक, पर समझ आ में गया। तो ऐसा नहीं है कि उसके हम्म, उच्चारण के लिए किसी दूसरे हम्म। की आवश्यकता हो। हाँ, वो तो स्वतंत्र है, ठीक, वो स्वतंत्र है। तो अब तो क्लियर हुआ ये। हाँ, क्लियर, वही क्लियर, ठीक। चलिए आगे चला जाए। हाँ, और परसवर्ण का मतलब उसके स्थान पर ना। देखिए दो प्रकार के सवर्ण आपको मिलते हैं, एक पर सवर्ण, एक पूर्व सवर्ण। अच्छा, संधियों का विषय है। तब रहने दीजिए, आगे बताइएगा संधि में, तब भी छोड़िए, इसको जाने दीजिए आगे। हाँ, अब यहाँ सारे रहस्य खोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। जाने। ठीक है, तो इसके बाद मुझे लगता है अनुस्वार विसर्ग कंप्लीट हो गया। आगे जो था काका गाघा, तो काका गाघा में जो का में आ दिख रहा है वो केवल और केवल उच्चारण के लिए है। जैसे माहेश्वर सूत्र में आया था ना, हैवरट में अकारादिशु अकारः उच्चारणार्थः, वैसे ही यहाँ पे जो है वो केवल और केवल उच्चारण की सहायता के लिए आ का प्रयोग है, नहीं तो ये का इत्यादि सारे अजंत हो जाते, जबकि हलंत है, हल है ना, व्यंजन है, तो व्यंजन में स्वर का क्या लेना देना है, पर बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं पाएगा, तो केवल उच्चारण की सहायता के लिए यहाँ पर आ लगा हुआ है। और अलग अलग स्वर भी लगा के अभ्यास करा दिए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे 12 कड़ी। 12 कड़ी देखी है ना, जैसे रुकिए, ये जो का है, का प्लस अ, कक्का अब की आ बात कर रहे हैं लगाइए, क्या? आ लगाइए, ई लगाइए, ई कक्का लगाइए। की बात कर रहे हैं क्या गुरु जी? हाँ, कक्का की बात कर रहे हैं? अरे दीर्घ टाइप होगा नहीं अभी, हाँ हाँ, कक्का की उसी को 12 कड़ी बोलते हैं। अच्छा। तो मूल जो है
वो क्या है? ये हलंत वाला। अब उसमें चूंकि ऐसे वर्णों का, स्वर रहित वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए आ के साथ उच्चारण कर दिया जाता है। जैसे वहां अयवरट लण यम गणनम इत्यादि में आ लगा के ही वाचन किया जाता है, जबकि जब प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाने में आ नहीं लगाया जाता। ठीक है। अब एक बात बताइए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ है। पहले का अल्प प्राण है या महाप्राण? ये मुझे कंफर्म नहीं, आप बताइए इसको। हाँ। अल्प प्राण। हम्म। अल्प प्राण। देखिए, अल्प प्राण महाप्राण पकड़ने के दो मतलब लक्षण है। एक तो सूत्रों को पढ़ लो, समझ लो, उसके द्वारा कंफर्म कर लें, अथवा उसका प्रोसेस चेक कर लें कि वहाँ प्राण मतलब वायु, हवा, प्राणवायु, तो इन वर्णों के उच्चारण में कम प्राणवायु लग रही है या ज्यादा? अच्छा, मतलब अगर अल्प कम, प्राण महाप्राण दोनों श्वास से हैं। हाँ, अगर कम अच्छा। लग रही है तो अल्प प्राण, अल्प मतलब हम्म, थोड़ा, ज्यादा हम्म, लग रही है तो महाप्राण। हम्म, अब ये कैसे पकड़े? किसी भी वर्ण को बोलते समय हाथ को मुंह के सामने रख लीजिए, जो मर्जी बोलते रहिए, जहां सांस आपके हाथ पे टकरा जाए वो सारे महाप्राण है, और जहां न टकराए अल्प प्राण है। आप बोल के देख लीजिए। अच्छा। अब बताइए कौन कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है। सूत्र तो बाद में पहले भी पढ़े थे, फिर देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात। अब बताइए काखा गाघा में कौन से अल्प प्राण महाप्राण है? तो क में तो हवा नहीं आ रही, लेकिन ख में आ रही है। ख, तो खा क्या हुआ? ग, घ, घ में आ रही, ग मनी घ में आ रही है। हम्म, और उसमें तो नाक से बोलेंगे तो अनुनासिक हो गया। दोनों रहेगा, कंठ और नासिका। कंठ नासिक, अच्छा। कंठ, हाँ, कंठ नासिक है, ठीक ठीक, हाँ, अनुनासिक नाक से। तो पहले तीसरे पांचवें में ज्यादा हवा नहीं निकली, जब हवा नहीं है। ख और घ में है। दूसरे और चौथे में ज्यादा हवा निकली। हम्म, जो महाप्राण का लक्षण बताया गया था, हम्म, द्वितीय चतुर्थौ सलश्च महाप्राणाः, हम्म, दूसरा चौथा और शल। हम्म, शल यानी ऊष्म संज्ञक वर्ण, ये महाप्राण है। अल्प प्राण कौन से हैं? प्रथम तृतीय पंचमाः यणश्च अल्प प्राणाः। प्रथम तृतीय पंचम और यण, यण यानी अंतस्थ, ये जो है अल्प प्राण है। तो मुझे लगता है हो ही गया, हम्म, अल्प प्राण महाप्राण क्लियर हो गया। हाँ, बाकी खर विवार इत्यादि जो है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, संधियों में जब आवश्यकता पड़ेगी तो बता देंगे। ठीक है, तो इसका एक बार उच्चारण करेंगे, बोलिए। क, ख, ग, घ, क्यों यहाँ आ क्यों नहीं बोले? तो ये तो नासिका से, नाक से बोलेंगे ना। तो कंठ नहीं लगाएंगे? हाँ, कंठ, हाँ, तो कंठ भी तो लगा है। हम्म, हम्म। हम्म, घा को कैसे बोले? घ, ऐसा हाँ, तो नहीं किया ना, हम्म, घा पूरा बोले। हाँ, जब वहां आ लगा लीजिए तो यहाँ भी लगा ही लीजिए। हम्म, नहीं, हम्म, हम्म, अखिलेश, न। अखिलेश जी बताइए। क्योंकि अगर पूरा बोलेंगे तो अंग, तो अ का उच्चारण नहीं होगा। बताता हूँ, रुक जाइए। अखिलेश जी, अखिलेश जी हैं कि नहीं? वो गुरु जी तो बोलिए महाराज। क्या बोलना है गुरु जी? पांचों। पांचों को? हम्म, क, ख, ग, घ, अंगा। देखिए काम में आ है तो आ लगाइए, संकोच मत करिए। है ना, का, हम्म, खा, गा, घा, और अंगा हम लोग बोलते हैं उसको। अब कई लोग ऐसा बोल देते हैं। हाँ, इसके कई वैरायटी मिलती है। अभी जो आप बोल रहे हैं वो है अंगा, जी। गंगा का भाई अंगा, है ना? जी। हाँ हाँ, गंगा का भाई अंगा।
आपने यहाँ बोलते थे काका का गंगा बुढ़ाई तिरंगा, बोलते थे ना। हाँ अब अंगा काहे बोलते थे? अब उसमें करना क्या है अंगा में? आ नहीं बोलना, गा नहीं बोलना, ङ, क, ख, ग, घ, ङ। निया। यहाँ कहाँ आया? अभी तो आएगा, वो नहीं आया अभी। और जब इसका वर्णों में उच्चारण करते हैं तो उसमें अलग मिलेगा। अब जैसे सामान्य रूप से हम लोग जब इसका पंचम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो बोलते हैं का खा गा घा ङ। और बचपन में जो पढ़ रहे थे अथवा जो पढ़ाया जा रहा था का खा गा घा अंगा, पढ़ते थे ना। अब यहाँ जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण के अभिव्यक्ति जो है दो प्रकार से आपको मिलती है। पहला, जब केवल इसका ही उच्चारण होता है तो बड़ी सावधानी से करें तो ङ ये होता है, और जो प्रचलन में है तो अंगा बोलते हैं। एक्चुअल पोजीशन जो होती है, जैसे यहीं पे आप अंग देख लीजिए और कुछ शब्द आपको देता हूं तो वास्तविक स्थिति आप इसकी पकड़ पाएंगे। जैसे पंकज, दिनांक, अंकनी, दिनांक, गंगा इत्यादि में यदि आप देखें, जैसे पंकज में पा और का के बीच में जो उच्चारण हो रहा है पंग, वो एक्चुअल है। ठीक है। अब क्योंकि अकेले होने के कारण कई बार इसका सही से उच्चारण नहीं हो पाता, तो जब भी आपको समस्या आए नहीं बन रहा तो एक शब्द पकड़िए, शब्द का बीच वाले को ध्यान दीजिए, पहला और अंतिम रिमूव कर दीजिए। जैसे गंगा, तो गंगा में दोनों गा हटा के जो बीच में बच रहा है वो क्या बच रहा है? है ना। पंग, अब वही पंग, अंग, दिनांक, गंग, सब में वही आ रहा है ना। पंकज, अंकनी, दिनांक, गंगा, आया, अंगद, ये सारे आए। तो सब, अब इसमें एक बात ये भी आप पकड़ पाएंगे कि जब केवल वर्ण का उच्चारण हो रहा है तो पंचम वर्ण थोड़ा सा अलग होता है, और वही जब शब्द में आ जाता है मध्यवर्ती बन के तब उसका उच्चारण बदलता है। और खतरनाक पोजीशन जहां मिलेगी वहां बताता हूँ, रुकिए, आनंद लेते रहिए। चवर्ग में, अब चवर्ग का आप जब देखेंगे तो क्या बोला जाता है? च, छ, च, झ, ञ। कुछ लोग इया बोलते हैं, इया, ई का उच्चारण, इया। और हम लोग ऐसे तो निया बोल देते हैं, पूरा पूरा नी और या, निया। निया ए महाराज। अब अरे हम लोग काका काका अंगा वाले हैं और चाचा चाचा निया वाले हैं भाई। निया नहीं, ऐसा ही इया बोलते हैं, इया इया इया। हाँ वहाँ निया। कुछ लोग यहाँ निया बोलते हैं। अब इसका जो वास्तविक उच्चारण आपको देखना है, पंच और चंचू, हाँ, चंचू, चंचल चंचल, और आंचल, नहीं वो अलग है, आंचल अलग है, अनुनासिक वाला आ गया, नहीं तो आंचल बनेगा। जैसे रुकिए इसको लिखे रहता हूँ, कंचन, हाँ कंचन बन जाएगा, कंचन है। और जो आप अभी बोले ना क्या था, हिमांचल, 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 अंचल इत्यादि जो है उसपे अंचल इत्यादि आते हैं। तो वो जो आप अभी बोले ना, लिख इसलिए दिया कि ये हिंदी का शब्द है आंचल, संस्कृत का नहीं। आंचल हिंदी है। अब आंचल को ही रफन टप में अचरा, आंचर इत्यादि बोलते हैं ना, अचरा के छाव में, वो है। तो आंचल हिंदी है, उसको छोड़िए। बाकी सारे शब्द जो हैं, पंच और पंज, पंजाब, पंजा, पंजा, खंजा, खंजर, जितने भी हैं, अब इनमें जो उच्चारण हो रहे हैं, जैसे पंच मान लीजिए, और ये सारे चा वाले हैं ना, चच्चा वाले। अब चच्चा में छा को अगर पकड़ा जाए तो छा में क्या बनेगा? पंजाब, और पंजाब पंजाबी एक ही बात है,
और तंज भाषा कोई भी हो, उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। खंजर एक और आता है, कंजर बोलते हैं, कंजड़ बोलते हैं। कंजर, कंकड़, कंकड़ भी तो नहीं, नहीं, कंकड़ भी कहा जाएगा ना। कंकड़ का आ जाए। अब पंजाब में देखिए, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि पंजाब, ऐसा लगेगा ना, पंजाब, हाँ पंजाब। ना बोला जा रहा है, हेलो। जबकि जबकि ना नहीं बोला जा रहा है। अमित जी साइलेंट कर लीजिए, साइलेंट। ए महाराज, बिना साइलेंट के चले गए हो। आई लो, अब बतियाई है वो हियां प्रवचन सुना जाए। चलो अच्छा है, दूर गए। नहीं तो फिर मुझे स्क्रीन चेंज करके जाके मैनुअली आप करना पड़ेगा, ठीक है। अब पंजाब इत्यादि, पंजाब हो, तंज हो, खंज हो, तो इन सभी के उच्चारण में जो पा और जा के बीच का उच्चारण यहाँ वाला, इसको आप कभी ट्रैक करें तो आपको ये वाला उच्चारण कभी मिलबे नहीं करेगा। अखिलेश जी, चाचा जाजा इया, जो इया और निया बोलने का अभ्यास है, पंच, पंज, खंज, तंज में कभी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? पंज, पंज, नहीं है ना। पंज। ये च वर्ग तो तालु से बोला जाएगा ना आचार्य जी? यहाँ तालु प्लस नासिका हाँ। पंचम का। अब स्वतंत्र, जब इनका स्वतंत्र वाचन हो रहा है, च, छ, ज, झ, इया, कुछ इया, कुछ निया, कुछ इया बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब इनका शब्दों में प्रयोग होता है, पंच, पंज, तंज, खंज, खंज और कंज, नवकंज लोचन। खंज माने लंगड़ा लंगड़े को बोलते खंज ना, हाँ, लंगड़े को शायद खंज बोलते हैं। अक्षणाकाणः पादेन खंजः, हाँ, खंज। और अब इनमें जो आप देख रहे हैं यहाँ का उच्चारण, ये चाचा जजा यहाँ वाले से तो अलग हो रहा है ना। और कई बार इसके चक्कर में कि वहां हम इया बोलते हैं तो यहाँ भी इया बोलेंगे तो वो बोलते हैं पैचा, चैचू, चैचन, कैचन। सुने इस प्रकार का चैचू सुने होंगे, आनंद बड़ा आता होगा। और अगर उनको ऐसा अभ्यास रहा तब तो उनसे घंटा बुलवाना पड़ेगा। नहीं, उन्हें बोला, उनकी आदत पड़ चुकी है। नहीं बताता हूँ, जैसे चलिए टवर गाएगा तो बताएंगे, अभी क्या है इसमें उसे से। तो यहाँ स्वतंत्र वाचन जब हम करते हैं वर्णों का, तब उनका वाचन अलग प्रकार का है। जब वो शब्द बनते हैं तो थोड़ा परिवर्तन होता है, ठीक है। और ये परिवर्तन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम यज्ञ का उच्चारण करते हैं, ज्ञ, है ना। हाँ, ये पूछना था, ये संयुक्ताक्षर है तो ज और से बनता है। यही सब पूछना है अभी। अब यज्ञ का जो उच्चारण है, ये जो ज्ञ है उसमें क्या है, ज प्लस ञ। अब इसको जो बीच का स्पेस है हटा दीजिए, ज्ञ बन जाएगा, स्पेस ये कर देंगे तो ये रहेगा। इन दोनों के संयोग से ही ञ बनता है। अब ऐसी स्थिति में जो हम लोगों का अभ्यास हो रखा है, चाचा जाजा ञ हो रखा है, तो जो बनाते हैं फ्लो मेंटेन करते क्या करते हैं, यज्ञ, यज्ञ करते हैं ना, ञ लाने का प्रयास करते हैं। जबकि जब पंच, पंज इत्यादि में करते हैं तो फिर पैंच, पैंच नहीं करते। तो कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं ना। अब इनके बारे में स्पष्ट रूप से तो कोई बता नहीं रहा है कि मूल में क्या और यहाँ क्या। नहीं, वो कहते हैं कि वो संयुक्ताक्षर थोड़ा भला जोर देके बोलना होगा उसमें। तो जोर देंगे तो ऐंत को थोड़ी कर देंगे। ये बातें कहाँ मिलेंगी? ए महाराज बिना म्यूट के चले गए थे।
जी थोड़ा फोन आ गया था, बस हम चले गए थे। ये तो अच्छा है, दूर चले गए थे, डिस्टरबेंस नहीं हुआ। जी जी। ठीक है, फिर फोन भी आ गया। कहीं जाएं तो म्यूट करके ही जाएं। जी जी। नहीं तो मैं मैन्युअली करने जाऊंगा तो सारे लाइव डिस्टर्ब होंगे, जी स्क्रीन जी। पूरी डिस्टर्ब होगी। ठीक है। जी तो ये चंचू, पंच, और अंच, चंचल है। आंचल जो है हिंदी वाला है, वो अनुनासिक वाला है। आ। हम्म जैसे हंसी बोलते हैं ना, हम्म हंसी में अनुनासिक है, हम्म उसमें हंसी ये नहीं है। रुकिए हम्म बताता हूं। आप शायद तुरंत पकड़ लें। हे राम, हंसी, हम्म दोनों हंसी हंसी कर देते हैं, काहे को उसको पुल्लिंग लगाएं। नहीं, तो ये जो हंसी है, हंसी मजाक वाली हंसी, हम्म है ना, हम्म और उसी के जो बगल में है हंसी, ये हम्म हंस की स्त्री अथवा स्त्री हंस, हंसी। हम्म हम्म। दोनों के उच्चारण में अंतर है कि नहीं बताइए। हाँ, वो अनुनासिक है, अनुस्वार है वो। और अगर कोई ये बात, और कभी कभी पूछ भी लेता है कि दोनों में शुद्ध शब्द कौन है, तो ये कैसे पता चलेगा फिर? शुद्ध क्या, दोनों शुद्ध है भाई, उसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, ये क्या लक्षण हुए, ये कौन से प्रश्न हुए। हंसी हंसी मजाक वाला हंसी है, हंसी जो है वो हंस की स्त्री हंसी, अच्छा। ये कौन से लक्षण बने, सही कौन सा है। अरे दोनों नहीं, शब्द है, एग्जाम दोनों है दोनों की अपनी कि प्रकृति है, दोनों के अपने अर्थ हैं। इनवैलिड इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कोई पूछेगा तो। अच्छा, नहीं परीक्षा में पूछता है बाद में, अब हम आपत्ति करते होंगे लोग अपने। नहीं, ये इनवैलिड क्वेश्चन है, पैसा कमाने अच्छा। का जरिया है वो। या तो प्रश्न क्लियर रखो, हम्म नहीं तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है। क्या पैसा कमाने का धंधा बना रखे हो क्या, कि जानबूझ के हम्म गलत क्वेश्चन डालो, फिर उसको पूछने के लिए बच्चे पैसा भर के डालें, फिर उसमें तुम बताओगे ये इनवैलिड है। गजब की ठग विद्या बन रखे हैं। जब ये क्वेश्चन ना बना पा रहे हैं तो आगे गुणवत्ता का देंगे, ये नंबर 1 के गधे। 100 को क्वेश्चन बनाने हैं, वहां में 10 को गलत डाल देंगे, और फिर ये हाँ। अपेक्षा करेंगे बच्चे इनके 100 में 100 दे दें। अरे तुम 100 हम्म क्वेश्चन तो बना नहीं पा रहे हो, नंबर 1 के मूर्ख, लंट कहीं के। जब तुमसे 100 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे सही से, तो तुम बच्चों से क्यों अपेक्षा कर रहे हो तुम्हारे 100 में 100 सही कर दे। और जब तुम हम्म किताब खोल के बना रहे हो, ये गुणवत्ता चलाएंगे। जिनको प्रश्न करना नहीं आता है उनको सही उत्तर चाहिए, गधे कहीं के ये। सोचो, ये लोग चलाएंगे। बड़ा आश्चर्य लगता है, मतलब किताब खोल के देख के जो प्रश्न बना रहे हैं उसमें जानबूझ, अब जानबूझ के गलत कर रहे हैं, गलतियां हो जा रही हैं, उसके बाद भी तथाकथित महामहिम और प्रसिद्ध विद्वान की उपाधियां लिए बैठे हुए हैं। नहीं, नहीं, ये तो हो रहा है, इसमें तो वाद विवाद होता है खूब ना, परीक्षाएं होती हैं, अरे भाई जानबूझ के क्यों, करते हैं। जानबूझ के गड्ढा क्यों खोदना है, फिर भरने के लिए। नहीं, पैसा तुमसे कमाना तो है ना उसमें। तुमसे तो क्वेश्चन सही से नहीं बन पा रहे हैं, बंद कर दो ना, बता दो। नंबर 1 के गधे हम ही हैं संसार के, जानबूझ के लेट करना है। और फिर बताओ कि हम पारदर्शिता से काम करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, क्या काम करते हैं, यही कि ऐसी सिचुएशन बना दो कि लोग आपस में लड़ मरे और हम राजा बने बैठे मजे लेते रहे। जानबूझ के अथवा अनजाने में भी अगर गलती हो रही है क्वेश्चन पेपर में, तो लापरवाही नहीं है। हम्म बच्चा कितना सीरियस होके पढ़ रहा है यार, क्वेश्चन पेपर में तुम मजाक बना रखे हो, क्या है ये। और ये केवल वहीं की हालत है, ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ भी देखता हूँ, हम लोग जो पढ़ते थे वहां भी देखते थे, हम्म बोलते भी थे कि क्या सर केवल हमारे ही नंबर काटने का अधिकार आपको है क्या, आप जो क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन ही गलत कर रहे हो, आपके नंबर काटने का अधिकार किसको है। आपका नंबर कटेगा या वेतन। हम जो आंसर किट में लिखते हैं कुछ गलत हो जाए तुरंत आप नंबर काट लेते हो, और आप जो क्वेश्चन बना के दे रहे हो उसी में हलवा करके दे रहे हो, उसका जिम्मेदार कौन है। हम्म उसका कोई करेक्शन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि आपको नौकरी मिल गई तो कुछ भी करोगे। हम्म आपके लिए कोई देखने वाला नहीं, कहने वाला नहीं है कि बच्चे गलत किए तो नंबर कट गए, टीचर गलत किए तो क्या हुआ, प्रमोशन। नहीं, धिक्कार है, जाने दो।
मैं तो देख रहा हूँ ना सर, आप जितना गलत काम करो उतनी तेजी से आपका प्रमोशन हो रहा है। तरक्की होती है। आप ये सिद्ध करो कि आप कितने बड़े हो, क्या आप समझ लो, उस लेवल पे आपका प्रमोशन होगा। और गलती से आप सही काम करती है ना, तो आप जीने लायक नहीं है। और ये करेंगे, इनकी तो जाने दीजिए, लाइव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जब स्वतंत्र वाचन करेंगे तो अलग रहेगा, बाकी जब उसमें आएगा तो अलग रहेगा। यज्ञ इत्यादि में जब देखेंगे तो वहां पर भी जो यज्ञ लगाने का प्रयास करते हैं, उसके चक्कर में कई बार मूल से काफी दूर पहुंच जाते हैं। वैसे भी यज्ञ इत्यादि का उच्चारण कितना विवादास्पद है, आप देख ही रहे हैं, कितनी वेराइटीज मिलती हैं इसकी। वैदिक एक्शन में कुछ और है, शुक्ल यजुर्वेद में कुछ और बोला जा रहा है, साउथ वाले पैटर्न में कुछ और है, साउथ वाले कुछ और बोलते हैं। हिंदी साइड में कुछ और है, गुजरात वगैरह में अलग है, साउथ में अलग है। तो कई वेराइटीज की मिलती हैं, और सब अपने अपने हिसाब से इसको सही ही सिद्ध करते हैं। और 3-4 तो सही माने भी गए हैं, क्योंकि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, तो वो प्रसंग में आ जाता है। तो उच्चारणों में तो वैसे भी प्रयास लगभग किया गया, पर कुछ अभी भी हैं, जैसे कि यहाँ के उच्चारण में तो कई वैरायटी मिलती हैं। पाणिनि शिक्षा के व्याख्यान में भी कुछ मिले थे कि उत्तर भारत में इस प्रकार से चलता है, महाराष्ट्र में ये चलता है, और गुजरात में ये वाला उच्चारण चलता है। ऐसे उसमें लिखित रूप में पूरा क्लियरली दिया हुआ था, मेंशन किया हुआ था क्या क्या बोला जाता है। चिंता मत करिए, वो भी कर देंगे। तो बताइए आचार्य जी, इसका उच्चारण फिर कैसे करेंगे? यज्ञ अब मैं बताने का प्रयास क्या किया पता है, अभी ये जो इया है, जिसको हम इया निया इत्यादि बोल रहे हैं, वो केवल यहीं तक सीमित है। और वो जब शब्दों में मिल रहा है तो उसका रूप बदल रहा है ना वाचन का। जैसे पंच में पैंचा तो नहीं हुआ, पंजाब में पंजाब तो नहीं हुआ, चंचू में चैचू तो नहीं हुआ, जबकि वहां इया बोलते हैं, यहाँ नहीं हुआ ना। तो ये जो इया को यहाँ एज इट इज कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, यज्ञ, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है, जहां तक पहुंचना चाहिए उससे थोड़ा दूर पहुंच जाते हैं, और उसके चक्कर में अनेकों विकृतियां आने लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे ये होता है ना कि किसको सही माना जाए। अब पता चला किसी को, मान लीजिए किसी ने साउथ से सीख लिया, अब वो नॉर्थ वाले से सीख रहा है, तो वो तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा तब तो फिर उसका। तो उसमें बताया जाता है ना कि हम किसके अनुसार चल रहे हैं। वो तो आज भी है ना, परंपराएं कभी भी हैं, ऐसा तो है नहीं परंपराएं नष्ट हो गई हैं। जबकि अभी जो जिसको फॉलो कर सकते हैं वह जो करना चाहिए, जिया 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 जिया। कई बार आपको लगेगा दो जाके जैसा उच्चारण हो रहा है, हो भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ लिख दिया जाए ना, ये यज्ञ है ना, यज्ञ अलग इसलिए किया ताकि दोनों का यथावत गति पकड़ जाए। यज्ञ यज्ञ। अब कई बार क्या होता है, या और जाके या के बाद ये बताता हूँ, नीचे लिख देता हूँ बताना क्या है। कई बार ये लगने लग जाता है, और कई बार यज्ञ ये आने लग जाता है, आता है ना। जबकि ये करने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी जा की जगह ग जैसा लगता है, फिर गा के बाद इया ना के या और अनुनासिक आ जाता है, यज्ञ यज्ञ होता है ना। यज्ञ करने का प्रयास करना है। अब हाँ, अच्छा। पैटर्न समझ में आ जाए तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो भी पकड़ में आ जाएगा, असंभव तो नहीं है। अच्छा। ठीक है, 5:30 बजे दुर्गा सप्तशती वाली क्लास। ठीक है, तो बंद करिए। ठीक है, तो आज यही 4 वर्ग तक स्थगित करते हैं, और फिर अगले शनिवार को मिलेंगे। नमस्ते, शुभ सायं।